हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में काफ़ी डाउट रहता है। तो मैंने 10 क्वेश्चन क्या है ज्योमेट्री के लिए हैं और 5 क्वेश्चन क्या है जो परसेंटेज बेस क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम वाले, वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले परसेंटेज के टर्म्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिया है। 5 क्वेश्चन वो हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी तैयारी के लिए वो इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है। आपको जैसा समझ में आता है उसको यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मैं क्या है आपको हिंदी में पढ़ के मतलब समझाऊंगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उन दो एंगल, देखो दो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं, जब उनका सम 90 हो। ठीक है, पूरक, पूरक कह लो या कोटि पूरक कह लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 हो, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक एंगल। साथ साथ मतलब भी समझाता चलूँगा। और संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका क्या है सम 180 होता है। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रखा है कि ये कोण है, मैंने मान लिया मेरा जो कोण है जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो मैंने x मान लिया। ठीक है, अच्छा तो इसका जो कोटि पूरक होगा उसका पूरक होगा, यानी कि x का कोटि पूरक कौन है, y। क्यों, क्योंकि x में मैं y जोड़ रहा तभी तो 90 आ रहा है। तो x का कोटि पूरक y है और y का कोटि पूरक x है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि x मेरा एंगल है। अच्छा, तो इसका जो कोटि पूरक एंगल होगा y होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एक्स। तो मैं x का जो कोटि पूरक एंगल है, पूरक एंगल है, वो क्या आ जाएगा मेरा, 90 माइनस एक्स, है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि इसका जो कोण का पूरक है वो उसके संपूरक कोण का 1/4 है। यानी कि इसका जो कोटि पूरक ये आ गया और इसका संपूरक कोण, अगर मैं x को मेरा कोण था तो इसका संपूरक कोण कौन है, सप्लीमेंट्री y है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 180 माइनस एक्स। तो यानी कि ये मेरा क्या है, संपूरक, संपूरक कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। यानी कि ये जो 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, ये 1/4 है संपूरक के। एक्स का ही तो है ये, एक्स का पूरक ये और एक्स का संपूरक कौन, 180 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें हमारा कोण मिल जाएगा, है ना। कोण ही तो पूछा है। 4 से इंटू करेंगे तो 360, 4 से इंटू करेंगे 4x, 180 माइनस का x। मैंने 4 से इधर गुणा कर दिया, दोनों को करना है ना, 4 से दोनों को गुणा किया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, 180 को मैं यहाँ घटाऊंगा ले जाके, तो 180 हो गया 360 में से घट के। ठीक है, और 4x को यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस 4x उधर जोड़ के 4x हो जाएंगे, तो 4x माइनस एक्स 3x। और यहाँ पे से डिवाइड करके x का मान कितना निकाल लेंगे, 60 डिग्री। यानी कि जो हमारा कोण था जिसके बारे में बातें चल रही थी यहाँ पे, वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको क्या पता होना चाहिए था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पूरक एंगल क्या होते हैं और संपूरक एंगल क्या होते हैं। मैंने माना कि कोण मेरा x है, उसका पूरक ये आ गया और संपूरक ये आ गया। तो पूरक क्या है, संपूरक कोण का 1/4 है। ऐसे हल करके x का मान निकाल लिया है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ भी आपको डाउट लगता है वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डेली 15 क्वेश्चंस की मैं सीरीज स्टार्ट करी है। आपकी की भर्ती एग्जाम तक डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे 15 आपको डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज से। ठीक है, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, दोनों भाषाओं में मिलेंगे, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा यूज़ कर सकता है तैयारी के लिए। इन अ ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC है, उसका इन सेंटर यानी कि अंतःकेंद्र O है। ठीक है, अंत केंद्र क्या होता है, अंत केंद्र के बारे में ये जानकारी देना चाहता हूं कि इसके कोण भाजक,
यानी कि ये दोनों तीनों कोण भाजकों से मिलकर बनता है, जहाँ मतलब कोण भाजकों को मिलाऊंगा जहाँ पे मिलता है ये, वही हमारा अंत केंद्र होता है, इन सेंटर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन सेंटर किसको मिलाने से मिलता है, ये होता है कोण भाजक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टरों से मिलाकर बनता है इन सेंटर, जहाँ पे मिलेंगी तीनों एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण भाजक कोणों को, एंगलों को बाइसेक्ट कर रही है, जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो देखो इसके बारे में क्या खासियत है कि ये जो एंगल है, ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिटेल में करना चाहे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बस आपको क्या याद रखना है कि बीच में जो ओ पॉइंट होता है, तो ये जो बी ओ सी, अगर मेरे को बी ओ सी चाहिए तो ये बराबर होगा 90 प्लस बी ओ सी के सामने कौन है, ए का आधा। अगर मुझे ये चाहिए होता तो b का आधा जोड़ता a 90 में, अगर मुझे ये चाहिए होता तो c का आधा जोड़ता मैं। ठीक है ना, सामने सामने वाला होता है। अगर मैं बी ओ सी चाहिए तो 90 में a का आधा जोड़ दिया, अगर मुझे ए ओ सी चाहिए होता तो b का आधा जोड़ देता, अगर मुझे ए ओ बी चाहिए होता तो 90 में c का आधा जोड़ देता। मैं सामने वाले का आधा जोड़ते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बी ए सी, ऊपर वाला एंगल ए पूछा है, बी ओ सी का मान हमें दे रखा है 110, यानी कि यहाँ पर मैं 110 रख देता हूँ, 90 यहाँ जाके घटेगा तो a/2, ये कितना आ गया 20, 2 से इंटू करूँगा तो 40 आ जाएगा, यानी कि a का मान कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, परिकेंद्र। देखो इसका मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों से, तीनों शीर्षों से मिलकर जो एक सर्कल जा रहा है, सर्कल हालांकि दिख नहीं रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते चलें कि क्या है, तीनों वर्टेक्स, तीनों कोनों से जो होता हुआ जा रहा है सर्कल, यही हमारा क्या है, सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, इसका बारे में ये होता है कि अगर मैं क्या है, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टरों को जहां मिलाऊं, देखो क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसे भी मिल सकता है कि परिकेंद्र कैसे मिलता है, अंत केंद्र कैसे किससे बनता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अंत केंद्र के बारे में बताया कि वो एंगल बाइसेक्टर कोण भाजकों के मिलने वाले बिंदु पर बनता है, और अगर परिकेंद्र के पूछे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, भुजाओं का लंब भाजक, लंब द्विभाजक, यानी कि जैसे मैं इसको अगर ऐसे मिलाता हूं तो ये क्या है, इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है और 90 पे काट रहा है। इसको मैं ऐसे मिलाता हूं तो ये क्या है, इन दोनों को 90 पे काट रहा है। इसको मैं ऐसे मिलाता हूं तो ये क्या है, एक दूसरे 90 पे काट रहा है। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये क्या है, इस सर्कल का परिकेंद्र है। इस सर्कल का तो सेंटर है और ट्रायंगल का परिकेंद्र है। ट्रायंगल जो है त्रिभुज, इसका परिकेंद्र कौन है, ये बिंदु। ये बिंदु कैसे मिलेगा, तीनों भुजाओं के लंब, लंब नहीं यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि भुजाओं का बाइसेक्टर है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ में आ गया कि साइड पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है, हमारा परिकेंद्र है। ठीक है, एक होता है लंब केंद्र, आगे मैं बताऊंगा। एक लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र में क्या होता है कि तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर, लंबों पे जो काटने पे जो बिंदु मिलता है वो हमारा लंब केंद्र होता है। लेकिन इसमें क्या है, परिकेंद्र में क्या अंतर होता है, ये लंब के साथ साथ क्या है, भुजाओं का भाजक भी है, साइड का बाइसेक्टर भी है। ठीक है ना, तो ये परिकेंद्र के बारे में बता दिया मैंने। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसके बारे में क्या खासियत है कि इस तरह से जो होता है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका दुगना होता है। जो बी ओ सी है ये क्या है, एंगल 2 का दुगना होता है। ठीक है, ये केंद्र बन रहा है, केंद्र पे बना कोण क्या दुगना होता है ना। केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है, तो बी ओ सी बराबर क्या है, ए का दुगना होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है कि बी ए सी बराबर 85 है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 85। अगर ये 85 है तो बी ओ सी कितना होगा
85 का दुगना 170, यानी कि BOC कितना आ गया 170 डिग्री। ठीक है, अगर ये 85 है, BAC 85 है, तो ये दुगना कितना होगा 170। अच्छा, अब हमसे क्या कह रखा है BCA, BCA ये एंगल BCA, BCA दे रखा है हमें 75 डिग्री। ठीक है, OAC पूछा है, OAC, अच्छा ये इसकी जरूरत है नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो ये 85 दे रखा है और ये कितना है 75 दे रखा है, तो एंगल B पहले पता कर लेते हैं, एंगल B क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के कोणों का सम 180 होता है, 180 होता है। अगर ये 85 है, ये 75 है, 85 और 75, 85 और 75 कितना आ जाएगा 0, 160, यानी कि ये एक पूरा 160 है, तो एंगल B कितना हो गया 20 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये हमसे क्या पूछ रहा है OAC, यानी ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे ये एंगल कैसे पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो ये दोनों तो क्या है त्रिज्या है, तो ये दोनों कोण तो बराबर आएंगे, है ना। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये दोनों कोण क्या है पता चल जाएंगे। तो मेरा मेन मकसद पहला क्या होगा कि मुझे AOC की जानकारी कर लूँ। तो AOC के लिए मुझे क्या है पहले B चाहिए, AOC के लिए पहले B चाहिए, क्योंकि B का दोगुना करूँगा तो AOC मिल जाएगा, है ना। तो मैं पहले B पता कर रहा हूँ, तो B मेरा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अच्छा B 20 आ गया, तो B का दोगुना ही तो AOC होगा, B का दोगुना ही तो AOC होगा। तो मैं AOC को लिख देता हूँ कितना 40। ठीक है, मेरा AOC 40 आ गया। अब मैं देखो इस ट्रायंगल को अलग से आपको करके बता देता हूँ, इस ट्रायंगल को अलग से बता देता हूँ। देखो ये दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं, तो ये भुजा बराबर होंगी। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने वाले कोण क्या है बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल बना हो, दो भुजाएं बराबर हों तो कोण बराबर होंगे। और ये जो कोण है AOC ये कोण कितना आया 20 आया, अच्छा 40 आया, ये कोण कितना है 40 आया। तो इन दो देखो ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है, इसको मैं क्या मानूं O मान लो, इसे A मान लो, इसे C मान लो। तो एंगल O और A और C तो बराबर है, मैं दोगुना A लिख देता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर 180 होगा। O कितना आ गया O 40 है, तो 2A कितना आ गया 40 से उधर घटाऊंगा तो 140। तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 70। A मतलब ये ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल OAC, मैं OAC ट्रायंगल को अलग से निकाल के बताया। तो एंगल A कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। कि पहले मैंने आपको बताया कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र बता दिया मैंने कि सारी तीनों साइडों का जो लंब द्विभाजक होता है भुजाओं का, वो क्या है जहाँ पे मिलेंगी तीनों, वो परिकेंद्र हो गया। फिर क्या कह रहा है कि हमसे OAC पूछा है, तो हमें देखो एंगल A पता है, C पता है, तो 180 में से घटा के इन दोनों को ये मिल गया। अब इसका दुगुना, केंद्र में बना कोण दुगुना होता है, तो ये अगर 20 है तो ये 40 हो गया। अगर ये 40 है तो मैंने ट्रायंगल को अलग निकाल के आप दिखाया कि ये दोनों तो त्रिज्या हैं, ये केंद्र आ गया ना, केंद्र आ गया, वृत्त का केंद्र है ये। तो ये दोनों क्या है त्रिज्या हैं, तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अगर ये 40 है तो टोटल तो 140 होता है, अगर ये 40 है तो ये 70-70 होना चाहिए, तभी तो 140 बनेगा। 40 और बाकी तो कितना है 140 को बराबर होना चाहिए, तो 70-70 हो गया। तो दोनों कोण में से कुछ भी पूछे हम क्या है 70 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? कहीं आपको डाउट लगता है ना, बैक करके दोबारा देखा, वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर आपने हमारी ज्योमेट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखें उनको, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अच्छा हाँ, बहुभुज, एक बहुभुज है, पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगलों का सम। पहले देखो इंटीरियर एंगलों का सम होता क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है इंटीरियर एंगलों का सम, वो हमेशा n-2 इंटू 180 के बराबर होता है। ठीक है, n-2 इंटू 180 के बराबर होता है। ठीक, अच्छा फिर क्या कह रखा है, ये किसके बराबर है, बाह्य कोण के योग के बराबर है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर है।
तो एक्सटीरियर एंगल चाहे कितने भी भुजाओं का बहुभुज हो हमारा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 के बराबर रहता है। हमेशा 360 के बराबर रहेगा, चाहे कितनी भी भुजा हो। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, तो मैं कैसे लिख दूँ, n-2 इंटू 180 बराबर 360। अब 180 है, इधर जाके 2 बार काटेगा से, तो 2 बार काटेगा तो n-2। अच्छा, यहाँ पे ट्वाइस दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में गड़बड़ है, 2 टाइम्स है, बाएं कोण के योग के दुगने के बराबर, या दुगना कर लो। मैं हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश में क्या है, 2 टाइम्स है, यानी कि 360 इंटू 2 है। ठीक है, 360 इंटू 2। अब 180 से कितने बार कटेगा, 4 बार, तो 180 n-2 बराबर 4, तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे क्या थोड़ा डाउट था, उनके बाह्य कोण के योग के दुगने के बराबर है। यहाँ पर 360 तो इसका क्या है, बाहर का एंगलों का योगफल है, उसके दुगने के बराबर, 2 टाइम्स है ना, इंग्लिश में 2 टाइम्स लिखा, तो हिंदी में लिखा नहीं था, तो योग के दुगने के बराबर है। तो यहाँ पे 360 का दुगना यानी कि 720, 180 कितने बार कटेगा, 4 बार, तो n कितना आ गया, 6। आपको ये फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड पूछी है। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या। मैं मान लो एक चित्र में मान लूँ, कोई भी इस तरह चित्र कितनी बड़ी भुजाएं बन रही हो, कितनी भी भुजाओं का हो, मैं मान लो कि कोई भी एक कोना मान लेता हूँ, तो कोना मान लेता हूँ, तो क्या है, ये अंदर वाला कोण हो गया, ये बाहर वाला कोण हो गया, है ना, ऐसे ही तो होगा, जैसे ऐसे करके चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, कितनी भुजा हो, मैं कह रहा हूँ ये अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है। क्या कह रहा है, जो अंदर वाला कोण है वो 3 गुना है एक्सटीरियर के, तो मैं एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले कोण को x मान लूँ, बाहर वाले कोण को x मान लूँ, तो अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस x, है ना। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पे जो 2 कोण बने होते हैं वो क्या है, रेखीय युग्म होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, तो इनका सम 180 होना चाहिए। अगर इसको x मान लो तो ये आ गया। अब ये क्या कह रखा है, जो अंदर वाला कोण है बाहर वाले कोण का 3 गुना है, यानी कि 180 माइनस एक्स है, ये किसके बराबर है, 3 गुना x के बराबर है, बाहर वाले कोण का 3 गुना। तो 180 बराबर कितना आ गया, x जोड़ेगा 4x, 4 से इसे कतर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब x की वैल्यू 45 है, यानी कि बाहर वाला कोण कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब देखो बाहर वाला कोण अगर एक पता चल जाए ना, एक कोण पता चल जाए, तो भुजाओं का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो बाहर का एक कोण निकालने का क्या है, फॉर्मूला होता है 360/n। 360/n क्या होता है, बाह्य कोण। बाहर वाला जो कोण होता है ना, वो 360 को n से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या है, बाह्य कोण मिल जाएगा। 360 को n से डिवाइड कर दूं तो बाह्य कोण मिल जाएगा, लेकिन बाह्य कोण तो मेरा 45 आया, 45 को यहाँ लगा दो, n को यहाँ लगा दो, तो कितना आएगा, 360/45 बराबर n। 45 से काटोगे तो n कितना आ जाएगा, 8, यानी कि भुजाएं कितनी हैं, 8 हैं। ठीक है, क्लियर है। बस आपको क्या यहाँ इस क्वेश्चन में क्या देखने वाली बात थी कि बाह्य कोण 360/n के बराबर होता है। अगर हमें क्या है, बाह्य कोण पता चल जाए तो n निकाल लेंगे, अगर n दे रखा होगा तो बाह्य कोण निकाल लेंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन दे रखा कि आंतरिक कोण निकालो, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर बाह्य कोण दे रखा हो, अगर मुझे भुजा दे रखी हो, तो भुजा से डिवाइड करके क्या है, मैं बाह्य कोण निकाल लूँगा। बाह्य कोण को 180 में से घटा दूँ, बाह्य कोण को 180 में से घटा तो अंदर वाला कोण आ जाएगा, है ना। तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकता था, तो आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, आई होप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो, किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है इतना दे रखा है, तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा। तो देखो अनुपात दे रखा है, तो तीनों को मैं पहले सेपरेट करके लिख लेता हूँ, 2x 3x 7x कोण है, अनुपात में दे रखे हैं, तो अगर अलग अलग लिखना हो तो ये होगा, इनका योगफल 180 होता है, त्रिभुज का कितना, 2 और 3 5, 5 और 7 12, तो 12x बराबर कितना आ गया, 180, योगफल 180 होता है, तो x का मान कितना आ गया, 15,
है ना, 15 से बाहर से डिवाइड करेंगे। अब सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन है, 2x। अब x का मान यहाँ पे मैं 15 लगाऊंगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री। सबसे बड़ा पूछता तो यहाँ लगा देता 105। इनका अंतर पूछता, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस हमें क्या है, पहले x की जानकारी चाहिए होती, फिर जो बात कहेगा हम वो निकाल देंगे। सबसे बड़ा पूछता तो यहाँ इंटू कर देते, इनका अंतर पूछता कितना है 5x, उसमें वैल्यू पुट कर देते, है ना। तो सब तरह के क्वेश्चन बन सकते थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। क्लियर है। आई होप आपको इंग्लिश क्वेश्चन साथ साथ क्लियर होते चल रहे होंगे। कहीं भी डाउट होता है तो बैक करके ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली काफ़ी सहायता मिलेगी आपकी तैयारी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि ABCD इज अ चक्रीय, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। मतलब चारों कोनों से होकर एक सर्कल होके जा रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ एक सर्कल जा रहा है। अच्छा, अब इस चीज़ की खास बात क्या होती है कि सामने वाले कोणों का ना योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले एंगलों का सम क्या है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस सी और B प्लस डी, इनका योगफल 180 होगा सामने वाला का, ठीक है। अब हमसे क्या कह रखा, A हमारा 4x है, ठीक है, C हमारा 5y है, ठीक है। तो पहले इनको मैं जोड़ के लिखूं तो 4x प्लस 5y बराबर 180, ये पहला समीकरण आ गया। अच्छा, फिर क्या कह रखा है, D मेरा y है और B मेरा 7x है, तो इनका योगफल यानी कि 7x प्लस वाई कितना आ गया, 180 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों अगर मैं हल कर लूँ तो मुझे मेरा x और y का मान पता चल जाएगा, तो उनका अनुपात निकाल लूँगा। अब कैसे निकालें, तो देखो मैं एक चीज़, देखो इसको सरल करने के कई तरीके होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ 5y दिख रहा है, मैं 5 से गुणा करके बराबर कर लेता हूँ। 5 से गुणा करूँगा तो ये 35, 5 से गुणा करूँगा ये 5y, 5 से गुणा करूँगा 900। क्यों किया, अब देखना आप क्यों किया मैंने, ये 5 से गुणा कर दिया। अब इसको मैं इसको जस्ट नीचे लिख देता हूँ, 4x 5y 180, ठीक है। अब मैं इसको घटा दूंगा, इसको मैं घटा दूंगा तो देखो वाई वाई खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने किया था 5 से गुणा, ठीक है ना। किसी भी x और y के गुणांकों को बराबर करके हम घटा देते हैं तो एक चीज़ खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है। तो देखो कितना आएगा, 32x बराबर कितना आएगा, 2, कितना आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या है, इसको हल करके x का मान निकालेंगे और x की वैल्यू क्या है इसमें पुट करके y निकालेंगे, तो x और y मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको देखो इतना लेंदी करने के बजाय ना एक छोटा तरीका और बताता हूँ। मैं आपको इससे कंपैरिजन में एक छोटा तरीका और बताता हूँ, ये तो काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, है ना, इस तरह से करेंगे तो आप एक चीज़ देखो, ये हिस्सा भी 180 के बराबर है, ये हिस्सा भी 180 बराबर है, यानी कि ये पूरा हिस्सा इस पूरे के बराबर होगा, है ना। अगर दो समीकरण में अगर राइट हैंड साइड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तभी तो होगा। अगर ये 180 है, ये भी 180 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या करो, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊँगा तो ये कितना आ गया, x को यहाँ ले जाऊँगा तो, अच्छा y को ले जाऊँगा तो 4y, अगर x को यहाँ ले जाऊँगा तो 3x। अब मैं y को नीचे ले जाता हूँ, 3 को यहाँ ले जाता हूँ, तो 4/3 इक्वल्स टू x/y, ठीक है, आ गया x/y। तो देखो कितना छोटा सा हो गया क्वेश्चन। तो देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो काफ़ी लेंदी पड़ रहा है। तो आप क्या है देखोगे कि दोनों चीज़ें अगर राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, तो दोनों को आपस में बराबर रख लिया है। बराबर करके क्या, x एक तरफ चला गया, y एक तरफ चला गया, दोनों का हमने अनुपात निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि साइक्लिक में, चक्र चतुर्भुज में सामने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABCD क्या है, एक सक्रिय चतुर्भुज है। तो देखो मैं पहले एक चित्र बना लेता हूँ उसका। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज। अब ये इसमें क्या कह रहा है, AC डायमीटर है, तो मैं यहाँ पर AC मेरा क्या है, डायमीटर है, ये केंद्र हो गया फिर, तो ABC, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या कह रखा है, DAC 55 है, ये D है, DAC 55 है,
ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ए सी डी बता दो, ए सी डी बता दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ना ये क्या है, एक अब क्या है, अर्धवृत्त बन गया, सेमी सर्कल बन गया। और सेमी सर्कल में बना कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये कोण कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में तीसरी बात पता करनी है, तो क्या होगा, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो यानी कि a प्लस सी कितना होना चाहिए, 90। अगर a प्लस सी 90 है और a 55 है तो c कितना हो गया, 90 में से 55 को घटा दो, यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या किया हमने कि हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज था, ए सी हमारा क्या है, डायमीटर कह रखा था, डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है, व्यास क्या है, अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 है। अगर ये दे रखा है तो ये निकाल लेंगे, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है ना, सारे कोण क्या है, हम क्या है इस हिसाब से पता कर लेंगे। बस मैं ए सी को डायमीटर कह के हमसे कह दिया कि ये 90 है ना, सीधे 90 देने की बजाय क्या कह दिया, ये डायमीटर है। ठीक है, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसमें रेशियो ऑफ इन रेडियस और आउटर रेडियस पूछा है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो देखो मैं केस का फॉर्मूला पूरा बता देता हूँ आपको। एक मान लो हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा में ए मान लेता हूँ। तो इसका अंदर में अगर मैं सर्कल खींचूं तो ये मेरा क्या है, ये जो केंद्र होगा ये इन रेडियस होगा, आर इसकी त्रिज्या होगी। तो आर का सूत्र होता है a/2√3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, और अगर मैं क्या है इसके बाहर होके एक सर्कल खींच दूं, उसकी जो केंद्र होगा, इसकी जो ये त्रिज्या होगी, ये क्या होगी, आउटर रेडियस होगी, बाह्य त्रिज्या होगी। तो ये जो त्रिज्या होती है, मैं कैपिटल आर मान लूँ, इसका फॉर्मूला होता है a/√3। ये होता है ना। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमसे क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। अगर हमें इसकी त्रिज्या पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मान लो हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके क्या है, अंतवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो भुजा अगर पता हो, ए पता हो, तो इस फॉर्मूला रख के हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर हमें किसी वृत्त की त्रिज्या पता हो तो हम क्या है, πr² करके उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो हमें क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आर निकालने का। अब हमें क्या है, आर और बड़े आर का अनुपात पूछा है, यानी कि a/2√3। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, जो इससे डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा, इनटू करके उल्टा लिख दूंगा, है ना। उल्टा ऐसे तो लिखते हैं, जब हम भिन्नों का अनुपात निकालें, भिन्नों का डिवाइड करें तो बाद वाले को उल्टा लिख देते हैं। अब देखो a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अनुपात भी बता दिया। तो क्वेश्चन तो ये था हालांकि, लेकिन मैं आपको पूरा बता दिया कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इन रेडियस और आउटर रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ABC का केंद्रक G है। तो एक देखो, केंद्रक क्या होता है, जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिले। ठीक है, यहां पर ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो देखो माध्यिका मिलती हैं, वहां पर केंद्रक होता है। मैं मान लिया कि ये तीनों माध्यिका हैं, मीडियन है। ठीक है, तो केंद्र कैसे मिलता है, देखो आपके सारे केंद्र पता होने चाहिए। मैंने आपको एक एक करके सब बताएं कि केंद्र क्या होता है, जहां पे मीडियंस मिलती हैं, माध्यिकाएं मिलती हैं। माध्यिकाओं के मिलन वाले पॉइंट को केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक खासियत क्या होती है, ये जो माध्यिका होती है ना, ये माध्यिका होती है, ये इस तरह से काट के 6 ट्रायंगल बना देती है। ये 6 ट्रायंगल क्या है, सब आपस में बराबर होते हैं, सब आपस में बराबर होंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो सारे क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। मान लो इसका क्षेत्रफल मैं 1 मान लूँ, 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 तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर एक का मैं बात करूँ, एक का क्षेत्रफल तो 1 है और पूरे का, पूरे ट्रायंगल का कितना है, 6 है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि इसका अनुपात पूरे के साथ क्या है, तो ये तो 1 है और पूरा 6 है।
तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा, है ना। इस तरह से कर सकते हैं हम आराम से। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका केंद्रक क्या है, G है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, ABC कितना है, ABC कितना है 60। अब देखो 60 डिग्री नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पूरा 60 है तो हर एक हिस्से की बात करूं, हर एक हिस्सा क्या है, बटे 6 हो जाएगा। अगर टोटल 6 है तो देखो यहाँ पे 6 हिस्सों में बट गया, 6 बराबर हिस्सों में बट गया, 6 6 6 एक 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 करके 6 बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो बराबर हिस्सों में 6 डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। मतलब हर एक पार्ट का, ईच पार्ट हर एक पार्ट का 10 10 10 10 10 10, टोटल कितना है, 60 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, GBC। देखो ये 60 है, ये 10 है, ये 10 कितना हो गया, 20। तो कितना आ गया, ट्रायंगल GBC का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपसे जैसा जानकारी चाहिए होगा वैसे पूछ लेगा, ये पूछ ले कि ये क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये 10 है, ये 10 है, ये 20 ही होगा। ये पूछे कितना होगा, अगर ये पूछे ये 10 है, 10 है, 20 ही होगा, है ना। तो आपको क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब इनको अब 5 अगले आने वाली जो 5 क्वेश्चन हैं ये एरिया वॉल्यूम वाले परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपने कई तरीके से इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैं 5 क्वेश्चन एक ही तरीके से आपको कर बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है ना। अगर इसकी प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। अगर दोनों को मैं कुछ घटा दूं तो कुछ कमी तो आएगी क्षेत्रफल में। अब देखो तो करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं देखो आपको क्या बता रहा हूं कि देखो जिसको करने का जो तरीका होता है कि क्या करेंगे, हम अनुपात ले लेते हैं। शुरुआत में जो क्या है क्षेत्रफल होगा और बाद में जो क्षेत्रफल होगा, है ना, इनका अनुपात ले लेते हैं। मैं क्या मान रहा हूँ, पहले लंबाई को, देखो दोनों 40% घटा दिए, मैं लंबाई को भी शुरुआत में 100 मान रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है एक क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं लंबाई को भी 100 मान लेता हूँ इनटू चौड़ाई को भी 100 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। अच्छा बाद में देखूँ, दोनों क्या है 40% घटा दिए गए, यानी कि इसकी वैल्यू 100 से 40% कम, यानी कि 40 कम, 100 से 40% कम, यानी कि 100 से 40 कम, कितना 60। 100 से 40% कम, 100 पे 40 कम यानी कि 60, यानी कि लंबाई कितनी होगी बाद में, है ना, पहला ये था बाद में ही। और चौड़ाई भी तो 40% घटाइए, यानी कि ये भी 60 हो गई, ठीक है। अच्छा शुरुआत में क्षेत्रफल ये है, बाद में क्षेत्रफल ये, इनका अनुपात ये है, ठीक है। अच्छा मैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना रहा, 100 रहा, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। अनुपात चल रहा है। अगर मैं देखूं कि कितने की कमी आई है, 64 की। ध्यान से देखो आप, 64 की कमी आई है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 64 की कमी आई है, और शुरुआत में कितना था, 100 था। अगर परसेंटेज निकालनी हो तो इनटू 100, कितना आ जाएगा, कट गया, 64 आ गया, है ना। सरल सा था, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया। मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीके से, आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और 5 क्वेश्चन में आपका ये डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पहले मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहली बात तो क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। मैंने दोनों को 100 माना क्योंकि 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है। मैंने लंबाई को 100 माना, चौड़ाई को 100 माना, तो 100 था तो 40% कम, 100 से 40 कम यानी कि 60, 100 से 40 कम यानी कि 60। मैं अनुपात लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कट जाता है, बहुत कुछ कट जाता है ना, काफ़ी कुछ कट जाता है, तो सरल हो जाती है कैलकुलेशन। तो पहले शुरुआत में क्या है 100 हो गया, बाद में कट पिट के 36 हो गया, यानी कि 100 से कितना कम हो गया, 64 कम हो गया। 64 की कमी आई है, और शुरुआत में कितना था, 100 था। ये नहीं मानना शुरुआत में, ये नहीं मानना, है ना, क्योंकि कटपिट के यहाँ पे 100 है, तो कटपिट के ही तो यहाँ पे 36 आया, तो कटपिट के ही तो अंतर 64 बना है। तो 64 का अंतर 100 पर, 64 का अंतर 100 पर,
है ना, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इंटू 100 कर देंगे, 100 कट गया, 64% आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखो सिलेंडर का क्या है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। सिलेंडर की सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है फॉर्मूला। अब देखो 2π तो दोनों तरफ क्या है, शुरुआत में भी 2π यूज होगा, बाद में भी 2π यूज होगा, तो 2π की तो कुछ हम कहेंगे नहीं। मैं रेडियस और हाइट, त्रिज्या और हाइट दोनों को 100 मान लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने में ना 100 पे बड़ा मज़ा आता है, 100 पे बड़ी आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। तो मैं अनुपात की बात करूं तो शुरुआत में क्या है, 2πr की जगह पे 100, h की जगह पे 100, है ना, शुरुआत में, यानी कि इनिशियल शुरुआत में ये रहा अनुपात, फाइनल बाद में क्या कह रहा है, हाइट क्या है 15% घटा दी, यानी कि हाइट h, हाइट कितनी हो गई बाद में 2πr/h, 2 मान लेता हूँ उसे h, बाद में हाइट कितनी हो गई, 15% इंक्रीज हो गई, यानी कि 100 पे 15 बढ़ाना है, यानी कि 115 कर देना, ये तो मतलब है। ठीक है, अच्छा, और रेडियस के बारे में क्या कह रखा है, रेडियस 10% घटा दिए, 100 पे से 10 घटाना, 100 पे 10 घटाना, यानी कि 90 कर देना, तो ये आ गया, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π 90 115। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुपात ले लेते हैं, कटापटी कर देंगे आराम से हम, 2π से 2π खत्म, 10 से 10 खत्म। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 को भी ना यहाँ पे भेज दूंगा, ताकि ना 100 पे कैलकुलेशन करनी आसान होती है, 100 पे कैलकुलेशन करनी आसान होती है। तो कितना होगा, 9 गुणा 11.5, 100 से 11.5। अब इंटू कर लेता हूँ, 11.5 का 9 से इंटू कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 99 और 4 103, 103.5, यानी कि 100 था, 103.5 आ गया। कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 3.5 की बढ़ोतरी हुई है, 100 पर हुई है, 3.5 बढ़ा है और 100 पे बढ़ा है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 100 पे करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो 100 ही से 100 कट के 3.5 ही तो आएगा। तो देखो काफ़ी सरलता से कर लिया। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था हमें। ठीक है, और कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, बाकी सब कुछ काट के ना सिर्फ 100 ही क्यों छोड़ा, देखो काटने को तो मैं और काट लेता कि 5 और 115 आ रहा है, 5 से और कट जाएगा, लेकिन मैं देखा कि 100 छोड़ देते हैं। चलो क्यों, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा ना, इसलिए मैंने 100 को छोड़ देता हूँ। ठीक है, 3.5 की बढ़ोतरी हुई है, तो हमारा क्या है, ये ऊपर तीर बनने यानी कि बढ़ना, नीचे तीर बनने यानी कि घटना, तो ऊपर तीर यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि 3.5 हो रहा है। क्लियर है। अगर आपको डाउट लगता है ना, आप बैक करके दोबारा देखोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और मैं 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ इस टाइप के, इसी तरीके से कराऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना रह जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किस घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि कर दें, कितनी % वृद्धि होगी यदि भुजा को दुगनी कर दिया जाए। क्षेत्रफल क्या है, क्यूब, घन। अब घन है, घन का जो क्षेत्रफल होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग। इसमें क्या कह रहा है, दुगनी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ परसेंटेज का चक्कर नहीं, तो मैं 100 मान के क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ शुरुआत में x भुजा है, शुरुआत में भुजा मेरी x है, और दुगुना करने के बाद भुजा कितनी हो गई, 2x हो गई, क्योंकि यहाँ पे 100 का चक्कर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि घटित नहीं हो रहा। तो मैं शुरुआत में x मान लूँ और बाद में भुजा कितनी मान लूँ, दुगुनी हो गई है, यानी कि x हो गई है। लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना है तो रेशियो निकाल के ही करेंगे। तो 6 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि शुरुआत में क्या है फॉर्मूला, ये लगेगा फॉर्मूला, बाद में 6 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 2x का वर्ग। ये शुरुआत का फॉर्मूला था, ये बाद का फॉर्मूला था, यही तो कर रहा था मैं अब तक, कि शुरुआत का फॉर्मूला पहले लगा देता हूँ, बाद का फॉर्मूला अलग लगा देता हूँ। पहले परसेंटेज था तो 100 करके किया, या दुगना खेल लें हम तो दुगना के हिसाब से कर दिया। अब यहाँ देखो 6 से 6 तो गया, यहाँ x² आ गया, यहाँ पर वर्ग करके 4x² आ गया। अब यहाँ पे x² भी तो जाएंगे, तो 1:4 आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +3 की,
प्लस 3 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर परसेंटेज हमने निकालना हो, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे? 1 पे। शुरुआत में 1 था ना, 1 था, 3 बढ़ गया है, 1 था, 3 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया किस पर? 1 पर। और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300%। ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप इस तरीके से करेंगे तो एक बार में आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर किसी सर्कल की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो एक चीज़ देखो, उसको पहले फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पहले मैं रेडियस 100 मान लेता हूँ, बाद में क्या है, 5% बढ़ा दूँ यानी कि 105 कर दूँ, यही तो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरुआत में एरिया कितना है? पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 100 का वर्ग, रेशियो पाई इंटू, अब 105 कर दिया, 5% बढ़ा दिया ना मैंने, तो 105 का वर्ग। ठीक है, अच्छा, तो पाई से पाई कट गया, इसको करूँगा तो 100 इंटू 100, रेशियो 105 इंटू 105। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को तो छोड़ देता हूँ। अब क्या है, 5 से काटूँ तो 20 बार, 5 से काटूँ 21 बार। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से इसको पहले इंटू कर लेता हूँ, 21 गुणा 105 कितना आ जाएगा? 105, 210, 2205, 2205 अपॉन 20। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जहाँ तक यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में फंस गई, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाएगी। मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपका, अगर ये बाई चांस ये लेंदी कभी पड़ जाए तो, हालांकि ऊपर से काफ़ी कुछ कट पिट रहा है, यहाँ पे अगर नहीं कट ऐसा होता तो एक तरीका और भी है जहाँ पे आप और आसानी से कर पाएंगे। तो ये 100 आ गया, अगर मैं इसको 20 से काटता हूँ तो ये आएगा 1, तो ये 20 से कटेगा 110.25 बार। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 10.25। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो इतनी परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन कर रही है तो जितना 100 पे बढ़ रहा है वही तो वृद्धि होती है। तो ये हमारा 10.25 आ गया। ठीक है, अगर इसको हम एक तरीका और भी है, कभी कभी वो भी लगा सकते हैं जब कैलकुलेशन टिपिकल पड़ रही हो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ना, इसमें फॉर्मूला क्या है, जब भी दो संख्याओं का इंटू हो, दो वेरिएबल्स का इंटू, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे जब फॉर्मूला लग जाए कि दो चीज़ों का इंटू हो रहा है, एरिया है, लेंथ इंटू लेंथ हो गई, तो दो का इंटू होता है ना, तो परसेंटेज चेंज निकालने का एक फॉर्मूला शॉर्ट और है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, खैर। तो मैं x प्लस वाई ये आ गया। अब x और y यानी कि परसेंटेज जो है, पहली परसेंटेज क्या, दोनों बढ़ रही है ना, तो दोनों पॉजिटिव, 5 प्लस 5, 5 इंटू 5 25, 25 अपॉन 100.25, तो ये आ गया 10.25%। ठीक है, तो ये और शॉर्ट पड़ गया। ठीक है ना, तो आपको दोनों तरीके मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक हमारा शंकु है, कोन है, उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट के बारे में, रेडियस क्या है 100% बढ़ा दिया, हाइट क्या है वो भी 100%, सबको 100 बढ़ा दिया, तो आयतन कितना बढ़ेगा? अब यहाँ पे तीन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, दो बार तो आर है, एक एच है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबको 100 मान लेता हूँ, 100, रेडियस 100 है और हाइट की मेरी कितनी है, 100 है। और बाद में क्या कह रहा है, 100% बढ़ा दिया है, 100 पे 100 बढ़ाना यानी कि 200 कर देना, यानी कि मेरा आर और एच बाद में 200 हो गया है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पाई आर की जगह पे 100, एच की जगह पे 100, और बाद में पाई आर की जगह पे 200, एच की जगह पे 200। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 100, रेशियो 200
इंटू 200। अब देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ा दिए मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 है, यहाँ पे 400 है। ठीक है, 100 के छोड़ दिया क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान है कि 100 से 400 हो रहा है, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 300 की। और 100 पे जितना बढ़ता है वही तो परसेंटेज होती है ना। 100 पे जितना बदलाव आया वही तो हमारी परसेंटेज होती है। कैसे? 300 की बढ़ोतरी हुई है, किस पर? 100 पर। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से ही तो इंटू करेंगे, 100 कट गया तो 300 परसेंटेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये 15% क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट लगता है तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री के लिए, 10 क्वेश्चन क्या है उसमें से 5 क्वेश्चन क्या है मैंने ये परसेंटेज वाले लिए, जो रेडियस हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन आखिरी की जो मैंने कराई, इसको अगर आप अच्छे से करते हैं 2-3 बार, आपको डेफिनेटली क्या है कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब हम क्या है डेली जो 15-15 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वो क्या है अब 2-3 वीडियो नेक्स्ट क्या है आपको सर्कल, ट्रायंगल्स और परसेंटेज में मिलेंगी, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।